6 दिन बाद 9 जून की आधी रात को जब घड़ी में 12 बजेंगे और कैलेंडर की तारीख बदलकर 10 जून हो जाएगी, तब पीएम मोदी देश में लोकतंत्र का वो इतिहास लिख रहे होंगे जो अब तक देश के सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं लिख पाए, क्योंकि तब नेहरू के नाम पर बना ये रिकॉर्ड हट जाएगा और मोदी के नाम पर ये रिकॉर्ड चढ़ जाएगा। तो क्या कांग्रेस इसी पीड़ा में छाती पीट रही है कि भैया ये कैसे हो सकता है? जो गांधी परिवार के नाम और नेहरू के नाम रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड और किसी के नाम कैसे हो सकता है? कि मोदी के नाम कम से कम तो नहीं होना चाहिए था ये रिकॉर्ड। क्या इसीलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है? क्या इसी सदमे में राहुल इतने अकबकाए हुए हैं? और क्या इसी के फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं ना बॉस, वो कोई पढ़ा लिखा राजनीति या जानकार और अर्थव्यवस्था की थोड़ी भी बहुत समझ रखने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता। जब राहुल डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल हैं बॉस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पढ़ाई की हुई है उन्होंने, राजनीति की पढ़ाई की हुई है, फिर भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आप सोचिए कि जिस तरह की बातें और जिस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, उसे सुनकर आदमी सिर पीट ले रहा। आज राहुल गांधी ने दोबारा कहा कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाए। आज राहुल गांधी ने फिर से कहा कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली। आज राहुल गांधी जो ये दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, सोर्स क्या है और उनके दावे में सच्चाई कितनी है, आपको बताने वाले। लेकिन आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन के भी चौथे लेवल में वो पहुंच चुके हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले लेवल में। राहुल के इन बयानों से लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन के चौथे लेवल यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए। और कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन के एक्सट्रीम लेवल पर तभी पहुंचता है जब वो चौतरफा हताशा से घिर जाता है। 2017 में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से इन 9 सालों में राहुल गांधी की राजनीतिक हसरतें जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखरी है, हो सकता है कि राहुल गांधी के इन बयानों का कनेक्शन उनकी उन्हीं हताशाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि बीजेपी दावा करती है कि राहुल चुनावी हार की सेंचुरी लगा दी, इसीलिए अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हर बार राहुल गांधी की जीत की उम्मीद टूट जाती है। इसीलिए देखिए कि राहुल ना उम्र का ख्याल करते हैं, ना ही पद की गरिमा का। वो खुद भी एलओपी है भाई साहब, लेकिन पीएम के लिए तू तड़ाक वाली भाषा बोलते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं कि किस तरह से बोल रहे हैं भाई, ये भाषा होती है क्या? और अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपके नेता क्या सीखेंगे और क्या करेंगे? और आप देखते होंगे कि कई डिबेट्स में, टीवी चैनल्स पर बयान देते हुए नेता भूल जाते हैं कि लिमिट क्या है, मर्यादा क्या है भाषा की, कुछ भी बोलने लगते हैं। और तब लोग सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से कि भाई जब आप ही बोल रहे हैं इस तरह से, तो आपके नेता नहीं सीखेंगे? कांग्रेस के मन से पीएम मोदी को मां की गाली दी जाती थी। कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोदी को चाय वाला से लेकर चोर उचक्का सब कुछ कह डाला बॉस। लेकिन देखिए कि देश की जनता ने कहा कि नहीं, हमारा नेता मोदी। वहां पर फेल हो गए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। कभी राहुल गांधी संसद के बाहर खड़े होकर देश की इकोनॉमी को डेड बता देते, तो कभी विदेशों में भारत की छवि खराब करते हुए दिखाई देते हैं, जो उन पर आरोप लगता है। और भारतीय पूंजीपतियों के खिलाफ राहुल गांधी ऐसे हाथ धोकर पड़े हैं जैसे कि उनकी कोई निजी खुन्नस हो। कहते हैं ना कि भैंस खोल ली है क्या? ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की भैंस खोल ली हो इन उद्योगपतियों ने, ऐसे पीछे पड़े। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, तो कभी कहते हैं कि उनकी लड़ाई स्टेट से है। कभी आरएसएस को वजह बनाते हैं और आरएसएस पर बमक जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं आरएसएस के लिए। अरे भाई इतने कंफ्यूज क्यों हैं राहुल साहब? तय कर लीजिए ना कि किससे लड़ना है। मीडिया से लड़ना है, मोदी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, आरएसएस से यानी कि संघ से लड़ना है, कि आपको लड़ना है उद्योगपतियों से? राहुल गांधी ने आज तक जो भी दावे किए हैं, उनका एक भी दावा सच साबित नहीं हुआ, आज बताने वाला हूं। और ना ही राहुल ने अपने दावों की मजबूती के लिए कोई ठोस सबूत अभी तक पेश किया। एक एक करके आज आपको बताने वाला हूं राहुल के ये दावे और उसकी सच्चाई। राहुल गांधी सिर्फ हवा हवाई करते हुए दिखाई देते हैं और उन पर आरोप लगता है कि भाई साहब सिर्फ हवाबाजी करते हैं आप। लेकिन देश की जनता बुड़बक नहीं है बॉस, वो भी अब समझ चुकी है कि राहुल के नैरेटिव में कोई दम ही नहीं होता है। राहुल के जितने दावे फेल हुए हैं, आज सबके बारे में आज डिटेल से आप सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि आज बताने वाले। क्योंकि आप देखिए कि राहुल मोदी सरकार गिरने का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। राहुल कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, राहुल कह रहे हैं कि मोदी की छवि खराब हो चुकी है, राहुल कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन जनता कह रही है कि नहीं, हमको मोदी ही चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ गई है बॉस।
अब लोकसभा में बीजेपी के मिशन 300 शुरू कर दिया। आप देखिए कि बीजेपी ने एक एक करके अपने सारे मिशन पूरे किए, जबकि इंडिया गठबंधन जो है उसमें टूट पड़ी हुई। जिस तरह से हालात हैं उससे 2029 तक इंडी गठबंधन बना रहेगा या बिखर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस। लेकिन राहुल को कुछ भी दिखाई नहीं दे। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब मोदी का गोल भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का है, लेकिन राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे। और इधर वेनेजुएला के ऑयल डील की चर्चा हो या फिर शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों को वापस ले जाने के लिए लिया गया फैसला हो, राहुल गांधी तो मोदी सरकार के इन जो एफर्ट्स हैं या कह सकते हैं कि फैसला है उस पर आंख बंद किए हुए बैठे रहते। लेकिन मैं आज आपको सब बताने वाला हूं। पहले एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं, उसके बाद डिटेल में आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के दावे और मोदी ने क्या किया। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। बॉस राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी हैं साहब, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसीलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, खास तौर पर तब जब वो बार बार ये कह रहे हो कि मोदी सरकार गिरने वाली, देश में इमरजेंसी लगने वाली। अब देश की जनता कहती है कि हम राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बातों को आप गंभीरता से नहीं लें, क्योंकि ऐसी कोशिश पहले हो चुकी है जिस तरह का दावा इस बार राहुल गांधी कर रहे हैं। 2019 में आप याद कीजिए कि सीए के खिलाफ शाहीन बाग मॉडल देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कितनी बड़ी कोशिश थी, कितनी बड़ी कोशिश थी। बीच सड़क पर बैठ गए थे बॉस, याद होगा आपको, और कैसे बवाल काट दिया था। पूरे देश भर में दिल्ली से बवाल कट रहा था। यह कोशिश नाकाम हुई तो किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी को हाईजैक करने की कोशिश हुई। उस वक्त कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि उस आंदोलन के आगे मोदी सरकार टिक ना पाए, गिर जाए, और लाल किले तक चढ़ाई कर दी गई। आपको याद होगा, वो तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे वहां कूद कूद कर लोग भागे। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं देश में किसी बहाने फिर से ऐसा बवाल या विद्रोह भड़काने की कोई साजिश तो नहीं चल रही है, जैसा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। भीड़ के दम पर चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई हैं इन देशों में, जिसका एग्जाम्पल और उदाहरण इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए अगर कोई देश का बड़ा नेता कुछ कह रहा है तो हमेशा उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी 2 बार सरकार गिराने की बातें कर चुके हैं, ममता बनर्जी 3 बार मोदी सरकार गिराने की बातें कर चुके, धमकी दे चुकी है, और अरविंद केजरीवाल भी 2 बार यह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको सबसे पहले बयान एक एक करके बताता हूं। राहुल गांधी ने पिछले महीने 23 मई को यह कहा था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद कल यानी कि 3 जून को राहुल ने फिर से दावा किया कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी या फिर देश में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने पहली बार मई 2024 में कहा था कि 4 जून को मोदी सरकार चली जाए। इसके बाद अगस्त 2024 में ममता ने आरजी कर रेप केस में मोदी सरकार को धमकाते हुए कहा था कि अगर बंगाल में आग लगी तो दिल्ली में हम तुम्हारी कुर्सी गिरा दें। और तीसरी बार ममता ने इसी साल 27 मार्च को बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि अगस्त या सितंबर 2026 तक मोदी सरकार गिर जाए।
उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया बॉस। अरविंद केजरीवाल ने इसी साल 24 मार्च को कहा था कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। इसके 2 महीने बाद मई में केजरीवाल ने फिर कहा कि पंजाब चुनाव के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। आप सोचिए कि तमाम देश के पार्टियों के अध्यक्ष और बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी और विपक्ष के इन दावों में कोई दम इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बीजेपी तो दिन और रात आगे बढ़ रही है, मजबूत होती जा रही है। अब तो बीजेपी ने बंगाल भी जीत लिया है, ममता को अपनी पार्टी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। और केजरीवाल तो 7 राज्यसभा सांसद ही बीजेपी में उनके सांसद ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल बढ़ गया है और लोकसभा में भी बीजेपी अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए मिशन 300 की तैयारी कैसे कर रही है, आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार के गिरने को लेकर क्या दावा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की बातों में कोई लॉजिक आपको समझ में आता है? यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां कहती है कि सारी संस्थाएं, सारी एजेंसियां मोदी के अधीन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। चुनाव आयोग जैसे उसको भी कह रहे हैं ये लोग कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग के लिए कह देते, लेकिन दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि वहां से इनको इंफॉर्मेशन आता है, वहां के अधिकारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज उधर है कि इधर है? उधर जानकारी अगर देते तो आप समझते कि भाई हाँ, बीजेपी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, सरकार में बीजेपी है तो बतानी भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को बता रहे, इसका मतलब सेंध राहुल गांधी सिस्टम में लगा रहे। राजनीतिक तर्क और तथ्य से सीधी बात होती है बॉस। हवाबाजी करने से, आई बाई बोलने से और फेक नैरेटिव फैलाने से राजनीति में काम नहीं चलता, गुब्बारा फूट जाता है कुछ ही दिनों। इसलिए राहुल गांधी को अब समझना चाहिए कि वो लोकसभा के एलओपी हैं, उनके कंधों पर नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए राहुल गांधी को ऐसा कुछ भी आधारहीन, तथ्यहीन बयान नहीं देना चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो और देश की जनता उनका लोड लेना छोड़ दे। क्योंकि आप देखिए बॉस कि राहुल ने जो दावे किए कैसे उसका उल्टा हो। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए एसआईआर बिल्कुल जरूरी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी चुनाव फिक्स करके जीत रही है। अगर ऐसा था तो केरल में कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई भाई? राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हो गई है। राहुल ने दावा किया मोदी सरकार में सारी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है। अगर ऐसा है तो बीजेपी सरकार न्यायिक जांच और झटकों का सामना कर रही है। एनसीईआरटी सिलेबस पर सरकार बैकफुट पर क्यों आ गई? बीजेपी नेता पेमा खांडू और परिवार की जांच कैसे चल पा रही है? और मोदी के दुर्विरोधी नेता अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में बरी कैसे हो गए? राहुल गांधी ने कहा था कि राफेल डील में घोटाला हुआ, लेकिन उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। यानी कि राहुल का एक भी दाव, एक भी आरोप सच की कसौटी पर नहीं उतरा और कानून की जांच में सच साबित नहीं हुआ जो राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी की बातों को कोर्ट ने भी नकार दिया और इसीलिए अब राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर बयान देने की जरूरत है। उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि वो नेता विपक्ष है। सुनिए कि बीजेपी ने राहुल के इस दावे पर क्या कहा है। जिस तरह से राहुल गांधी के लगातार चुनाव में, चाहे बंगाल हो या और राज्यों के चुनाव हुए हों या लगातार लोकसभाओं में जिस तरह का परिणाम आ रहा है, जिस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। और आज वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कोई नेता प्रतिपक्ष बयान देता? जिस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं, वो क्या देश की 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं है जिसने जनादेश दिया? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सब लोग यही कह रहे हैं बॉस कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो क्या बोल जाते हैं, कैसी कैसी बातें कर जाते हैं
अपने ही दावे पर वो झूठे साबित हो जाते हैं। देश की जनता समझ गई है, उसके बावजूद राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? और इतने दावे फेल होने के बाद भी राहुल गांधी एक और दावा ठोक रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी या देश में इमरजेंसी लग जाएगी। तो इमरजेंसी लगाने का एक्सपर्ट कौन है बॉस? बीजेपी या कांग्रेस? आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी देखिए कि राहुल मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है वो शायद राहुल गांधी देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इंडी गठबंधन एकजुटता का दावा करता है, लेकिन राज्यों के चुनाव में ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं, छीछा लेदर हो जाता है। कोई यहां, कोई वहां, कोई इधर गया, कोई उधर गया वाला सिस्टम चलने लगता है। सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापने लगते हैं, कोई किसी को पूछता तक नहीं। बता दे रहा हूं, देखिए कि दिल्ली में जब चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे को कोस रहे थे, पानी पी पी कर कोस रहे थे, और नीचे बाकी नेता भी कोस रहे, कोई बकसने के मूड में नहीं। बंगाल में ममता ने कांग्रेस को पूछा तक नहीं, सटने तक नहीं दिया, पास नहीं आने दिया, अकेले छोड़ दिया कि जाओ लड़ो चुनाव। तमिलनाडु में कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने 20 साल पुराने सहयोगी डीएमके के पीठ में छुरा घोंप दिया बॉस। कि स्टालिन छटपटा गए और स्टालिन ने कसम खा ली कि अब कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिला। आप देखिए कि 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक है और डीएमके ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। डीएमके ने साफ कर दिया है कि उस बैठक में शामिल नहीं हो सकते वो जिसमें कांग्रेस भी मौजूद रहे, यानी कि सीधा बहिष्कार है बॉस। यह चल रहा है गठबंधन अलायंस में। और उधर मोदी के कमजोर होने, बीजेपी के कमजोर होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। अरे पहले अपना घर तो बचाइए, दूसरे के घर में आग लगेगी कि नहीं लगेगी देखा जाएगा, पहले अपना घर तो बचा लीजिए आप। इधर यूपी में क्या हो रहा है बॉस वो भी देख लीजिए। अखिलेश राहुल का लोड ही नहीं ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को यह जिम्मा सौंप दिया है कि कांग्रेस को कौन सी सीट दी जा सकती है वो बता दीजिए। यानी कि अखिलेश खुद सीट शेयरिंग को लेकर कितने गंभीर हैं यह दिखाई पड़ रहा है। फिर भी राहुल गांधी को इंडी गठबंधन छोड़ बीजेपी नजर आ रहे, बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही। कमाल है, मतलब अपने घर में क्या चल रहा है, राशन पानी है, लोग ठीक से खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है, सब कुछ सुख शांति में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा इस पर ध्यान नहीं देना है और कुछ भी बोल देना है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खा लेनी है, माफी भी मांग लेनी है। देश देखता नहीं है क्या? गजब है। जैसे राहुल गांधी का मोदी सरकार के गिरने वाला दावा लोगों के गले नहीं उतर रहा है, उसी तरह किसी के गले राहुल का यह दावा भी नहीं उतर रहा है कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी ये बात पिछले 6 साल से बोल रहे हैं, 6 साल से बोल रहे हैं कि इकोनॉमी खत्म हो रही है, चरमरा रही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन घटने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था बम बम होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए कि राहुल गांधी अब तक 5 बार यह दावा ठोक चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली। 17 मार्च 2020 को राहुल ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तबाह होने वाली है। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को राहुल ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को सही ठहरा दिया था जिसमें ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया। तब राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद इस साल 23 जनवरी को राहुल ने फिर कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है। पिछले महीने 19 मई को राहुल गांधी ने दावा किया कि एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है जो कई दशकों में नहीं देखा गया। और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी का सबसे ताजा बयान कल यानी कि 3 जून को ही आया, जब उन्होंने कह दिया कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही। सुनिए राहुल गांधी ने क्या दावा किया। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ऐसा नैरेटिव बना देते हैं कि पूछिए ही मत। बनाते क्यों हैं भाई? ऐसा नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है और क्यों बनाते हैं राहुल गांधी ऐसा नैरेटिव? बताता हूं। आप देखिए कि जनवरी से लेकर अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 2,25,000 करोड़ रुपए की भारी रकम राशि निकाल ली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशी निवेशकों ने बजट 2026 से पहले सरकार से कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के नियमों की समीक्षा की मांग की, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए शायद विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालने लगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि विदेशी निवेशकों के शेयर मार्केट में लौटने की पूरी उम्मीद बढ़ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाने वाला एक अध्यादेश मंजूर कर लिया।
सरकार यह अध्यादेश इसलिए लेकर आई है क्योंकि अभी तक विदेशी निवेशकों को मुनाफे पर 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। विदेशी निवेशकों को 20% का विद होल्डिंग टैक्स भी चुकाना होता है और इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश में विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स नियमों में छूट देने का मसौदा तैयार किया। यह अध्यादेश आरबीआई के साथ एक संयुक्त और समन्वित रणनीति का हिस्सा है। 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 6% कमजोर हुआ। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने से भी रुपया कमजोर हो गया है। सरकार जी-सेस में विदेशी निवेशकों को टैक्स फ्री ऑफर दे सकती है। राहुल गांधी भले ही दावे ठोक रहे हो कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, लेकिन आप देखिए कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है। इस वक्त वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी दिल्ली में है। वो जल्द ही गुजरात के जामनगर जाने वाली हैं और वहां पर रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी का दौरा करने वाली। डेल्सी के इस दौरे को वेनेजुएला के क्रूड ऑयल से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला को भारत की सख्त जरूरत है। वेनेजुएला भारत को ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना चाहता है। वेनेजुएला अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई खरीदारों की तलाश है और भारत के रूप में उसके लिए एक बड़ा और आकर्षक बाजार उसे नजर आ रहा है क्योंकि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है बॉस, जिनके पास वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीक और क्षमता दोनों मौजूद। भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग पावर में शामिल है बॉस। देश में हर साल करोड़ों टन नेफ्ता का प्रोडक्शन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थिति बड़ी है। रिफाइनरियां घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात के लिए भी पर्याप्त मात्रा में नेफ्ता तैयार कर वेनेजुएला को अपना तेल निकालने और बेचने के लिए इसी जादुई प्रोडक्ट की जरूरत है जिसका नाम है नेफ्ता। वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को बहने लायक बनाने के लिए उसमें नेफ्ता मिलाया जाता है, यानी कि नेफ्ता एक तरह का थिनर या फिर डाइल्यूट करने वाला एक रसायन। यह भारी तेल को पतला करता है जिससे उसे पाइपलाइन और टैंकर्स के जरिए आसानी से ले जाया जा सके। भारत में रिफाइनरियां हर साल लगभग 18 से 20 मिलियन टन नेफ्ता का उत्पादन करती हैं और इसीलिए वेनेजुएला को भारत के नेफ्ता की जरूरत पड़ रही है। आज ज्वाइंट प्रेस मीट के बाद विदेश मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है, एक बार सुनिए। What is America's involvement in India's buying crude from Venezuela? Also, Venezuela has heavy crude like Russia. So, how much of and they are offering discounts because logistically Venezuela is further away. So, are we going to like shift from the crude that we are buying from Russia and encourage more and more crude coming in from Venezuela? And this is primarily going to the Jamnagar refinery in Reliance, if I understand. It's a naughty question. No, so government of India will buy oil from wherever. We have to, the problems in the Middle East have, I think, led all governments, including India, to aggressively seek to diversify their sources. So we will do that. We are a large customer of crude oil. We are growing, so we are going to be a stable consumer of oil. So producers also around the world look at us as a useful relationship to have because it will inure them from spikes in the energy market as sellers. So we will go where there is oil at a good price.